असद, यहूदी भीड़ और यहूदी विरोधी लोग इस हफ्ते पूरी ताकत से सक्रिय थे। जितना हो सके उतना फायदा उठा रहे थे कि वे यहाँ इजराइल में हैं, जो दुनिया के जुनूनी बाध्यकारी विकार का सबसे बड़ा ट्रिगर है। इस हफ्ते न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस प्रमुख जासूस पर खबर चलाई जिसे मोसाद ने भर्ती किया था और जिसका जिक्र मैंने पिछले हफ्ते पॉडकास्ट पर मजाक में किया था। और आपको क्या लगता है, फिर किसे फोन आया होगा कि थोड़ा शांत हो जाओ, या नहीं भी आया होगा? क्योंकि यहां हमेशा जंग के बारे में ही बात नहीं होती। लगता है मीडिया के लिए जंग अब बहुत दोहराव वाली हो गई है। उनके मानकों के हिसाब से इसका मतलब है कि अब ये बोरिंग हो गया है। और बुरा यह है कि वे इसे एक खास नैरेटिव में नहीं फिट कर पा रहे। वे आपको उन्हीं में उलझाए रखने के लिए दूसरी चीजें ढूंढते हैं। आखिर में सब एक साथ जुड़ता है। आज हम देखेंगे। हम जो देख रहे हैं वो एक सावधानी से रचा गया खेल है, जिसमें दो थके विरोधी सिर्फ दिखावे के लिए नाटक कर रहे हैं। ईरान साख बचाने के लिए प्रतिरोध दिखा सकता है और अमेरिका आक्रामकता प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत जारी रहती है। दोनों पक्ष तनाव को इतनी बारीकी से संभाल रहे हैं कि वे उस एक चीज से बच सकें जो कोई भी नहीं चाहता, यानी पूरी तरह से खुला युद्ध। ये वही बातें हैं जो मैंने पहले भी आपके साथ और अपनी पिछली पॉडकास्ट में साझा की थीं, और एक हफ्ते बाद भी ये काफी सही और प्रासंगिक हैं। इससे अच्छी मीडिया कहानी नहीं बनती, इसलिए मीडिया का ध्यान खींचने के लिए दूसरी चीजें चाहिए। इस हफ्ते ध्यान उन दो पब्लिसिटी भूखी रंडियों पर था जो अपने मकसद के लिए इजराइल के प्रति जुनूनी आसक्ति को भुना रही थीं। एक बेवकूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था जिसे इजराइल और यहूदी समर्थक इन्फ्लुएंसर्स ने इजराइल बुलाकर उसके साथ कंटेंट पोस्ट करना फायदेमंद समझा। उनका दावा था कि इससे इजराइल को मदद मिलेगी। युवा पीढ़ी जो इजराइल को शैतानी संस्था दिखाने वाली नकारात्मक कहानियों से घिरी है, उसे वही ध्यान मिला जिसकी तलाश थी। उसने काफी ध्यान आकर्षित किया, और वो कोई मायने नहीं रखता, इसलिए मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा। समस्या यह है कि विदेशों में कुछ यहूदी अब भी सोचते हैं कि हमें उन लोगों की खुशामद करनी चाहिए जो हमसे नफरत करते हैं, कि वे अचानक हमें पसंद करेंगे। ये वामपंथी इजरायलियों की भी समस्या है। उन्होंने रहम इमानुएल की यात्रा में भाग लिया। वो घमंडी और हिकारत भरा व्यवहार करता है, लेकिन अवसरवादी भी कम नहीं है। असल में वो घटिया इन्फ्लुएंसर का ज्यादा परिष्कृत रूप है। रहम इमानुएल इस हफ्ते इजराइल में थे, जो 3 साल से 7 मोर्चों पर युद्ध में है। एक ऐसा देश जिसने सब कुछ किया, शांति के लिए हर तरह की रियायत दी, जैसा कि उनके जैसे लोगों ने कहा था कि हमें करना चाहिए। हमने वर्षों तक हम पर थोपे गए तुष्टीकरण की कीमत चुकाई, लेकिन इमानुएल ने हमें यहां इजराइल में कुछ बातें बताने के लिए थीं। उन्होंने एक सर्वे दिखाया कि मामदानी न्यूयॉर्क के यहूदियों में नेतन्याहू से ज्यादा लोकप्रिय हैं। मेरे पास उनके लिए खबर है जो शायद उन्हें हैरान कर दे। हम इजराइल के यहूदी इसकी परवाह नहीं करते। क्या अमेरिकी किसी विदेशी नेता की अपने स्थानीय नेता से ज्यादा परवाह करेंगे? तो इजराइल में किए गए सर्वे में मामदानी नेतन्याहू से भी कम लोकप्रिय हैं। हैरानी की बात है। बाकी हर राजनेता भी ऐसा ही है। नेतन्याहू इजराइल में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। इस बात को समझ लो, तुम कांपते हुए यहूदी। इमानुएल हमारे पक्ष में नहीं है। उनके बढ़ते बयान डेमोक्रेटिक पार्टी के कट्टरपंथी आधार को खुश करने की एक खुली कोशिश भर हैं, जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के एक संभावित प्राइमरी दावेदार की ओर से की जा रही है। ये लोग हमसे नफरत नेतन्याहू या गाजा में हताहतों की वजह से नहीं करते। वे ईरान में मारे गए दसियों हजार लोगों और अफ्रीका में उससे भी ज्यादा संख्या में मारे गए लोगों के प्रति भी उदासीन हैं। वे यहूदी राज्य से उसकी यहूदी पहचान के कारण नफरत करते हैं। इमानुएल अपनी शर्मनाक भूमिका निभा रहे हैं एक समकालीन राजनेता के रूप में उस पार्टी में जो कभी डेमोक्रेटिक पार्टी हुआ करती थी और अब एंटीफा की शाखा बनती जा रही है। अमित डारी एक इजरायली कार्यकर्ता और सैन्य कमांडर हैं जो युद्ध शुरू होने के बाद से महीनों से सेवा दे रहे हैं। उन्होंने इमानुएल की यात्रा पर यह कहा, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही कहा गया है। इमानुएल ये नहीं समझते कि दुर्भाग्यवश कुछ यहूदी ममदानी का समर्थन करते हैं, और यही समस्या है। वे वही लोग हैं जिनका नैतिक पतन हुआ, हम नहीं। और इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि इजरायली सरकार का नेतृत्व कौन करता है। मामदानी का समर्थन करने वाला यहूदी दरअसल यहूदियों से नफरत का ही समर्थन कर रहा है। वही नफरत जो तब दिखी थी जब मामदानी ने हाल ही में हमें राक्षस कहा था। इमानुएल को न्यूयॉर्क के सुधारवादी सिनेगॉग्स, छात्र क्लबों और प्रगतिशील यहूदी समुदायों में गुस्से वाला भाषण देकर बताना चाहिए था कि मामदानी का समर्थन पागलपन है।
वे कहते हैं इजराइल में हम नहीं बदले हैं। जो यहूदी मामदानी को वोट देते हैं और फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हैं, उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। इमैनुअल राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट के रूप में उतरने का सोच रहे हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स और उससे जुड़े हलकों का समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल पर हमला करने से उन्हें कुछ अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे। वो बर्नी सैंडर्स से पूछ सकते हैं कि उनके लिए यह कैसे रहा। अमेरिका में खासकर युवाओं में इजराइल के समर्थन में कमी आ रही है, लेकिन सर्वेक्षणों में दिखता है कि जो इजराइल से नफरत करते हैं उनमें से बहुत से लोग अमेरिका से भी नफरत करते हैं। वे कहते हैं बदलाव उन्होंने किया, हमने नहीं। हमें उन ताकतों को मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए जो बिना शर्त और हिचकिचाहट हमारा समर्थन करती हैं। रहम इमैनुअल ने, जब वो यहां इजराइल में थे, तब उन्होंने एक और दावा किया और इजराइल के वामपंथी और अन्य इजराइल विरोधी लोग इसे जोर शोर से फैलाना चाहते हैं कि इजराइल अलग थलग पड़ता जा रहा है। उन्होंने अमेरिकी रक्षा सब्सिडी खत्म करने और इजराइल को कूटनीतिक बोझ बताया। डोवी फ्रांसिस एक इजरायली अमेरिकी वित्त पोषक हैं जो सिलिकॉन वैली की पूंजी और इजरायली तकनीकी नवाचार के बीच सेतु हैं। ग्रुप 11 के संस्थापक साझेदार के रूप में वह 1.4 अरब डॉलर से अधिक संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं और अमेरिका के शीर्ष वेंचर फंड्स में से एक के प्रमुख हैं। वो इजराइल के प्रधानमंत्री के कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधिकारिक सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हैं और देश की रणनीतिक AI पहलों का नेतृत्व करते हैं। यूरोपीय निवेशक सम्मेलन में उनकी हाल की प्रस्तुति इमैनुअल जैसा जोड़ तोड़ करने वाला व्यक्ति जो कुछ भी कर सकता है, उससे कहीं बेहतर ढंग से इजराइल की असली स्थिति दिखाती है। फ्रांसिस कहते हैं कि इजराइल की कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रक्षा स्वचालन में बेजोड़ प्रगति उसे वैश्विक स्थिरता का जरूरी स्तंभ बनाती है, भले ही वॉशिंगटन या ब्रुसेल्स में राजनीतिक हालात बदलें। फ्रांसिस ने यूरोपीय निवेशकों और नेताओं को चेतावनी दी कि दुनिया बड़े वैश्विक संघर्ष की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा, इजराइल तीसरे विश्व युद्ध से पहले आपका सबसे अच्छा साझेदार है। उन्होंने यूरोपीय देशों से कहा कि वे पुराने सुरक्षा सिद्धांत छोड़कर खुद को इजरायली तकनीक और हथियारों से लैस करें। उनका तर्क है कि क्योंकि इजरायली नवाचारों का सक्रिय और कठोर परीक्षण वास्तविक युद्ध के मैदानों में किया जाता है, वे आज यूरोपीय सीमाओं और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा तंत्र प्रदान करते हैं। इजरायली तकनीक को सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक देशों के लिए जरूरी वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर बताया जा रहा है। उनका साहसी और स्पष्ट रुख वैश्विक मंचों पर उनके इस सिद्धांत को दर्शाता है कि तकनीकी नवाचार, खासकर AI, रक्षा और स्वचालन, सीधे राष्ट्रीय अस्तित्व और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़े हैं। और जर्मनी इसे समझता है, लेकिन उन्हें कुछ हैरान करने वाली समस्याएं झेलनी पड़ी। जर्मन कार निर्माता वॉक्सवैगन गंभीर आर्थिक संकट में है और चीनी बाजार से कड़ी प्रतिस्पर्धा झेल रहा है। उन्होंने 2027 तक ओसनब्रुक में अपनी फैक्ट्री बंद करने की योजना बनाई थी। लगभग 2300 कर्मचारियों की नौकरियां बचाने के लिए वॉक्सवैगन के प्रबंधन ने इजरायली कंपनी रफाएल के साथ काफी आगे बढ़ चुकी बातचीत की और यहां तक कि एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। सोच थी कि ऑटोमोबाइल उत्पादन लाइनों को बदलकर वायु रक्षा के लॉजिस्टिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट्स बनाए जाएं, मुख्य रूप से आयरन डोम के लिए। फैक्ट्री को भारी ट्रक, कैरियर प्लेटफॉर्म, लॉन्चर और जनरेटर बनाने थे, ये सब बिना विस्फोटक या मिसाइलों के, जिन्हें एक अलग स्थान पर बनाने की योजना थी। जर्मन सरकार ने यूरोप की वायु रक्षा मजबूत करने के लिए इस पहल का समर्थन किया, लेकिन यहीं पर मुश्किल है। इस प्रस्ताव की जर्मनी में तुरंत आलोचना होने लगी। शांति कार्यकर्ताओं और विपक्षी वामपंथी नेताओं ने कहा कि वॉल्क्सवैगन को नागरिक निर्माता रहना चाहिए और इजरायली रक्षा कंपनी से सहयोग नहीं करना चाहिए। आलोचकों ने इजरायल के गाजा सैन्य अभियान का हवाला दिया। राजनीतिक विवाद वॉल्क्सवैगन की शेयरधारक संरचना तक फैल गया। माना जाता है कि कतर का संप्रभु संपत्ति कोष वोल्क्सवैगन के 10.4% शेयरों और कंपनी के 17% मतदान अधिकारों का मालिक है। उन्होंने उस समझौते को वीटो कर दिया। ना तो कोई गुप्त समूह, ना यहूदी, बल्कि कतर। तो फिर बैंकों को कौन नियंत्रित करता है? सब कुछ कौन नियंत्रित करता है? शायद आप इससे समझ सकते हैं, लेकिन जब बात इजराइल की आती है तो पश्चिमी नेताओं के लिए दिखावा करना आसान होता है।
इस्लामिक प्रधानमंत्री क्रिश्चियन क्रिस्टून फ्रॉस्टाडोटीर, जिनका नाम सुनकर लगता है जैसे वो फ्रोजन फिल्म की कोई किरदार हो, ने गाजा में मानवीय संकट को लेकर तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आम नागरिकों की पीड़ा को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, स्लोवेनिया और माल्टा जैसे हारे हुए देशों के नेताओं के साथ जारी संयुक्त बयान में उन्होंने इस स्थिति को भयावह बताया। मुझे लगता है वो सच में ऐसा ही मानती हैं। उन्होंने आइसलैंड के 2 राज्य समाधान और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के समर्थन को दोहराया, पर ऐसा नहीं होगा। लेकिन उन्हें क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो कतर से निवेश मिल जाएगा। वो और दूसरे आत्मधार्मिक नेता जो नासमझ देशों से हैं और अब जागे हैं, कभी भी हमास पर कुछ नहीं बोले। सालों तक उन्होंने गजावासियों पर अत्याचार किए, पूरे नागरिक इलाके के नीचे आतंकी ढांचा खड़ा किया और इजराइल को नष्ट करने की घोषणा की। जिसे समझो उसी पर ध्यान दो। प्रधानमंत्री एल्सा फ्रोजन, बाकी छोड़ दो। हम वहां रह चुके हैं, ये सब हमारे साथ पहले भी हो चुका है, इससे भी बुरा हो चुका है। लेकिन अब ये काफी अलग है। अब हमारे पास ये है, और तुम्हारे पास वही पुरानी नफरत, जलन, झूठ और लांछन है। इजराइल के विरोधियों के पास केवल अपनी खाली आत्मा की छाया है, जिसे वे झूठे नैतिक दंभ से भरते हैं। तुम हमारा नाश करने पर ही ध्यान केंद्रित करते हो। तुम उस चीज का झंडा लहराते हो जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तुम अपनी खाली जिंदगियों के खालीपन को भरने के लिए नकली जोश के साथ बेमानी नारे लगाते हो। तुम्हें भेड़ों की तरह अपनी बर्बादी और जिंदगी तबाह करने ले जाया जा रहा है। इमैनुअल और बचे डेमोक्रेट्स इन जोकरों को खुश कर रहे हैं। हाँ, सियोनवादी नस्लवादी हैं। वहीं एक भी यहूदी फिलिस्तीनी प्राधिकरण, जॉर्डन, सऊदी अरब और अन्य अरब देशों का नागरिक नहीं है। सियोनवादी नस्लवादी हैं। अरब नियंत्रण में यहूदी यरूशलेम में प्रार्थना नहीं कर सकते थे। सियोनवादी नस्लवादी हैं, लेकिन मध्य पूर्व में केवल इजराइल में ही ईसाई आबादी बढ़ी है। सियोनवादी उपनिवेशवादी हैं, जबकि हमने सिनाई, गाजा, जुदेया और सामरिया अरबों को दे दिए। सियोनवादी हत्यारे हैं। वहीं एकमात्र जगह जहां से कोई शरणार्थी भाग नहीं रहा है, वो इजराइल है। सियोनवादी बुरे हैं, लेकिन समलैंगिक लोग सिर्फ इजराइल में स्वतंत्र रह सकते हैं। 50 मुस्लिम देश हैं, इनमें कोई भी लोकतांत्रिक नहीं। यहां तक कि सबसे पवित्र यहूदी दिन पर भी, जब इजराइल में सब कुछ बंद होता है, अरब लोग फिर भी पूरे देश में यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि यहां किसी पर आत्मसात होने का दबाव नहीं डाला जाता और हम धर्मांतरण नहीं करते। दुनिया में 1 अरब से अधिक मुसलमान हैं और 1 अरब से अधिक ईसाई हैं, जबकि यहूदी सिर्फ 1.5 करोड़ हैं। अब बहुत हुआ, हमें अकेला छोड़ो। हमने अरब देशों को छोड़ दिया, हमने यूरोप को छोड़ दिया, हमने तुम्हें हमारे प्रति तुम्हारी बीमार जुनून से मुक्त कर दिया। तुम बार बार ये बात उठाते हो कि हमें 109 अलग अलग देशों से निकाला गया है। ठीक है, मान लिया। यहां न्यू जर्सी के बराबर आकार वाले इस छोटे से देश में भी तुम हमें चैन से नहीं रहने देते। अब भी हमारे पीछे पड़े हो। हमने कभी किसी पर हमला नहीं किया जिसने पहले हम पर हमला न किया हो। उन्हें इसी बात का लालच है कि हम आकार और संख्या में कम हैं, और इजराइल अपने विश्वास से मजबूत है। हमारी अपनी पहचान, अपने अतीत, अपने धार्मिक विश्वास, हमारे परिवारों की ताकत, सभ्यता की नींव, परिवार, धर्म और राष्ट्र की भावना में हमारी पकड़ और हमारा विश्वास, वे सब चीजें जो इमैनुअल और ममदानी के समर्थकों में नहीं है। वे दूसरों द्वारा नियंत्रित निरर्थक चीजों में ही अपना उद्देश्य ढूंढते हैं। कभी कभी कुछ बातें एक पोस्ट में ही समेटी जा सकती हैं, जैसे कि ये वाली। ये सब कुछ बता देता है जो समझना जरूरी है। इजराइल में भी यही स्थिति है। वहां 2 मिलियन अरब नागरिक हैं, और जैसा कि मैंने कहा, एकमात्र देश जहां से मुस्लिम और ईसाई अरब भाग नहीं रहे हैं, यूरोप की ओर प्रवास नहीं कर रहे हैं, वो इजराइल है। ये यहां की असली स्थिति का सबसे अच्छा संकेत है। और जहां कुछ लोग अलगाव की बात कर रहे हैं, वहीं जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग कहानी बयां करती है। इस समय लैटिन अमेरिका में एक विशाल नीली लहर फैल रही है, जो क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को बुनियादी रूप से बदल रही है। इस आंदोलन के केंद्र में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलई हैं, जिन्होंने आइजक समझौते नामक एक बड़ा क्षेत्रीय ढांचा पेश किया है। अब्राहमिक समझौतों की तरह मध्य और दक्षिण अमेरिका में इजराइल समर्थक सरकारों को आर्थिक, तकनीकी और आतंकवाद विरोधी सहयोग से एकजुट किया जा रहा है।
एक्वाडोर, कोस्टा रिका, कोलंबिया, होंडुरास और यहां तक कि वेनेजुएला जैसे देश भी इजराइल के साथ अपने संबंधों को बहाल करने और गहरा करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। लैटिन अमेरिकी देश इजराइल को उच्च तकनीकी नवाचार, कृषि, जल प्रबंधन और रक्षा के लिए एक अनिवार्य रणनीतिक साझेदार के रूप में तेजी से देख रहे हैं। जब पश्चिमी यूरोपीय संस्थाएं सिर्फ बयानबाजी करती हैं, तब पूर्वी और मध्य यूरोप इजराइल के साथ चुपचाप मजबूत रणनीति बना रहे हैं। ये इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के बीच गहरी त्रिपक्षीय सहयोग से समर्थित है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, खुफिया साझाकरण और ईस्ट मेड पोसाइडन पाइपलाइन जैसी महत्वपूर्ण ऊर्जा अवसंरचना पर केंद्रित है। इस समय एशिया में भारत, जापान, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के साथ सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है, जबकि इजराइल चुपचाप इंडोनेशिया जैसे अहम देशों से नए आर्थिक रास्ते खोल रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हाल ही में उल्लेख किया, कई देश इजराइल के साथ अपने संबंध चुपचाप बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भू राजनीति के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है शक्ति का लगातार विकास। देश इजराइल से दया या परोपकार के कारण गठबंधन नहीं करते। वे साझेदारी चाहते हैं, क्योंकि इजराइल की तकनीकी, सैन्य और आर्थिक बढ़त बेजोड़ है। आलोचना भले तेज हो, लेकिन वैश्विक संरचना तेजी से इजराइल के पक्ष में बदल रही है। और अंत में, पिछले हफ्ते अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था, लेकिन हमारे पास अहमद अहमदीन जजाद का मानो पुनरागमन ही था। कहा गया था कि उन्हें मार दिया गया, लेकिन वो अंतिम संस्कार में थे। शायद उन्हें खामनेई को ले जाने नर्क से भेजा गया है। वही अहमद अहमदीन नजाद जो किसी तरह अब भी जिंदा है। क्या वो हो सकते हैं? मैं सोच रहा हूं। इजराइल अपने जासूस वही ढूंढता है जहां आप उम्मीद नहीं करते। ये कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि आम पत्रकार या फ्लोटिला के सदस्य या फिर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोग। खैर, ऐसा नहीं है कि मुझे पता हो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह हेडलाइन और खबर छापी। खुफिया सूत्रों के अनुसार करीब 2022 में इजरायली एजेंट्स, जिनमें मोसाद के प्रमुख खुद भी शामिल थे, ने अहमद अहमदीनेजाद और उनके करीबी लोगों के साथ पूरे यूरोप में गुप्त बैठकें की थीं। हालात इतने बिगड़े कि 2025 के संघर्षों में मोसाद ने ईरान से उन्हें निकालने के लिए एक बहुत जोखिम भरी नाटकीय बचाव योजना बनाई। आखिरकार षड्यंत्र बिखर गया। बताया जाता है कि अहमदीनेजाद घबरा गए और ऑपरेशन से खुद को दूर कर लिया, जिससे आधुनिक इतिहास की सबसे अजीब जासूसी साजिशों में से एक पूरी तरह ठप पड़ गई। क्या यह वाकई में हुआ था? क्या मुझे कुछ पता था? मैं आपको बता सकता हूं कि किसी ने मुझे फोन करके कहा कि मीडिया फ्लोटिला के सदस्यों और इधर-उधर घूमते इन्फ्लुएंसर्स में संभावित जासूसों के बारे में इशारे करना बंद कर दूं। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं तो मुझे, खैर, आप जानते ही हैं। अगली बार तक मैं डैनियल सीमैन हूं। यरूशलेम, इजराइल में JNS स्टूडियो से स्ट्रेट अप देखने के लिए धन्यवाद।